बेरोजगारी चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे। किसी कार्यालय में आप चले जाओ, काम करवा के देख लो। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था 80-20 देश का प्रधानमंत्री डिवाइड कर रहे थे। तो ये फार्मूला नया। देखिए, समाजवादी पार्टी जी। हमेशा से पिछड़ों की, दलितों की, शोषित लोगों की पार्टी, अल्पसंख्यकों की पार्टी रही है। तो मायावती जी की पार्टी के साथ आगे कोई रिश्ता सपा का हो देखो, सकता है? इस बार 37 सीट्स और अयोध्या जैसा किला फतेह कर लेना सर, क्या कोई स्ट्रैटेजी थी या ये लक था? भारतीय जनता पार्टी निश्चित बात है शहरी पार्टी कहलाई जाती थी, अगड़ों की पार्टी कहलाई जाती थी और है। उसमें पिछड़ों को उन्होंने सम्मिलित किया था। तो सर जैसे अभी मैं देख रहा हूँ पीडीए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला निकाला है, उसके काउंटर पे अभी हमने देखा कि बीजेपी ने भी एक फॉर्मूला अपना निकाला है जो अभी हरियाणा में काम कर रहा है, बटोगे तो कटोगे। तो सर ये फॉर्मूला आपको लगता है बीजेपी का यूपी में काम करेगा या पीडीए ही भारी पड़ेगा? प्रणाम दोस्तों, मैं गौतम आनंद एंड आपका न्यूज कुटीर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा सेकंड शो है एंड आज के सेकंड शो में हमारा टॉपिक है क्या रोल रहेगा समाजवादी पार्टी का आगे। ये टॉपिक मैंने आज क्यों उठाया है? इसलिए उठाया है क्योंकि चार चुनाव अगर आप देखो 2014, 2017, 2019 और 2022, उसमें समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान हुआ है और बीजेपी ने एक तरफा स्वीप किया है, एक तरफा। लेकिन 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सब कुछ बदल दिया। अकेले दम पे 37 सीटें, अकेले दम पे 37 सीटें लाकर उन्होंने राजनीति में भूचाल ला दिया। यहां तक कि अयोध्या की भी सीट फतेह कर ली। जिस अयोध्या को बीजेपी ने प्राण प्रतिष्ठा करवाया, उसको पूरा करवाया एंड उस सीट पे समाजवादी पार्टी का जीतना बहुत बड़ा बात थी। तो इससे क्या मायने लगाए जाते हैं? क्या अखिलेश यादव जी का इंडिया अलायंस में एक बिगर रोल है? क्या वो अब बड़ा शेयर मांगेंगे? इसका हमें एक एग्जाम्पल भी देखने को मिला। हाल ही में प्रकाश नारायण की जयंती थी, उस जयंती में उनको एक माला पहनानी थी। जब पुलिस ने उनको माला पहनाने से रोका तो उन्होंने सीधे नीतीश कुमार को संदेश दे दिया कि नीतीश जी, आप भी इस जेपी आंदोलन से निकले हुए एनडीए का साथ छोड़िए और आइए। पहली बार हम समाजवादी पार्टी का इस लेवल ऑफ एग्रेशन देख रहे हैं। तो इस एग्रेशन से क्या बीजेपी को ज्यादा नुकसान है या कांग्रेस को ज्यादा नुकसान है? क्या कांग्रेस का रोल खास तौर पे हरियाणा इलेक्शन के बाद अब कम हो जाएगा? क्योंकि वो तो जीता हुआ बैटल था, जीता हुआ बैटल कांग्रेस पार्टी हार रही है। तो क्या कांग्रेस पार्टी को अब एडवाइजेस समाजवादी पार्टी से मिलेगी, नसीहत वहां से मिलेगी? क्योंकि इसी समाजवादी पार्टी ने बोला था मध्य प्रदेश में कि हमारे साथ गठबंधन करो, कांग्रेस ने नहीं करा, वहां उनको हार का सामना करना पड़ा। कुछ नेगोशिएशन हरियाणा में करना चाह रही थी, लेकिन वहां पे भी कांग्रेस ने नहीं करा, हार का सामना करना पड़ा। तो क्या अखिलेश यादव अब एक बड़ा रोल, मेजर रोल आगे चल के प्ले करने जा रहे हैं? और इस पिक्चर को हम और गहराई से समझेंगे, जो कि आज हमारे स्पेशल गेस्ट होंगे राजेश अग्रवाल जी, जो पिछला विधानसभा के चुनाव में इलेक्शन लड़े थे, सेकंड पोजीशन में रहे थे, लेकिन लगभग 97,000 वोट्स उनको मिले थे। एंड वो बीडीए के भी बोर्ड मेंबर है, पार्षद है अभी, और काफी समय से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए। आइए चलिए, तो आज की ये पिक्चर हम अपने स्पेशल गेस्ट के साथ और अच्छे से और बारीकियों के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि सबको एक और क्लियर व्यू मिले आज के इस टॉपिक का। तो आज इस टॉपिक को और क्लैरिटी से समझाने के लिए हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट राजेश अग्रवाल जी है। सर आपका बहुत थैंक बहुत यू, थैंक यू। शुक्रिया हमारे एपिसोड पे आने के लिए। मैं आपको बता दूं ये नगर निगम के पोस्ट पे हैं, बीडीए मेंबर हैं और इन्होंने बहुत 4 महीने संघर्ष करा है प्रॉपर्टी के मामलों में, लोगों को राहत दिलवाने के लिए। और 1985 से ये इस काम में है एंड काफी मतलब इनको समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। अभी विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था 2022 का, 97,000 वोट्स मिले थे और नंबर 2 पोजीशन पे थे। और
काफी अचीवमेंट्स है इनके पास, तो आज हम इनके साथ थैंक यू पूछेंगे। तो सर आपसे मेरा पहला सवाल है जी। इसमें कि क्या अब समाजवादी पार्टी के पास एक वेपन आ गया है पीडीए के द्वारा बीजेपी को हराने के लिए, जो 4 बार हारे और फिर अभी 24 का जो चुनाव में 37 सीटों के साथ जीत मिली, जो ये पीडीए फॉर्मूला आया, क्या ये सर आगे भी काम आ जाएगा सर? देखिए, समाजवादी पार्टी जी हमेशा से पिछड़ों की, दलितों की, शोषित लोगों की पार्टी, अल्पसंख्यकों की पार्टी रही है। जी रही अगड़ों की भी है, नो डाउट। लेकिन कई बार, जैसे माननीय अखिलेश जी ने हमें 2 सीटों पे, शहर और कैंट में, बैस समाज को टिकट दिया, लेकिन वो सफलता हम दोनों को नहीं मिली। तो पीडीए जो है वो दबे कुचले लोगों का उत्थान करने के लिए बना है, जो अंतिम पायदान पर है। और भारतीय जनता पार्टी, निश्चित बात है, शहरी पार्टी कहलाई जाती थी, अगड़ों की पार्टी कहलाई जाती थी और है। उसमें पिछड़ों को उन्होंने सम्मिलित किया था, दलितों को सम्मिलित किया था। लेकिन चाहे वो राम मंदिर हो, उसकी कमेटी देख लें, चाहे वो प्रशासनिक पद हों, चाहे वो राजनीतिक पद हों, उसमें बोलबाला अगड़ों का ही रहता है। इसी कारण से माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, शोषित लोगों के लिए पीडीए फार्मूले पे काम किया, जो निश्चित बात है कि उनको लोकसभा में सफलता मिली। सफलता मिली। प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी और देश की तीसरे नंबर की पार्टी अपने बलबूते पे बनी। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इसमें ऐसा है वैसा है। सभी के लिए उन्होंने साथ लेने का प्रयास किया। मैं खुद बैस समाज से आता हूँ, जो उन्होंने मुझे सम्मान दिया बरेली शहर विधानसभा से टिकट देकर, काफ़ी कुछ मैंने भी उनको निराश नहीं किया। मैं तो नया था इतने बड़े चुनावी समर में। जी 97,000 वोट मिले और बहुत मात्र अच्छा। 22 दिन का मुझ पे समय था। और 22 दिन का समय था? 22 दिन में ये 22 दिन का समय था इनके पास। तो 22। सर 22 दिन पहले आपका टिकट फाइनल हुआ जी था? जी। ओके हाँ, ओके। तो 22 दिन में जितना मैं कर सकता था और जितना, मतलब, मुझे साथ दिया लोगों ने, निश्चित बात है कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहा उस हिसाब से। जीत। काफी अच्छा जी। रहा सर। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे नेक्स्ट सवाल, हम्म, हरियाणा में अभी अभी कांग्रेस की हार हुई है, ओके। तो जिस तरह से कांग्रेस कभी कभी समाजवादी पार्टी को नजरअंदाज करती, जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव में किया, हम्म, जैसे अभी हरियाणा में भी किया, क्या उसका खामियाजा भुगत रही है? क्या आपको साथ लेना उनके लिए अब आवश्यक है, कि आप कोई और एडवाइस उनको देना चाहेंगे? देखिए, उनकी पार्टी है, उनका अंदरूनी मामला है। जी ये हो सकता है उनकी गलत रणनीति रही हो हरियाणा में। जी और वहाँ पे जो मुझे दिखता है, 3-3 मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, वो जी फील्ड में नहीं जाने की, फील्ड में ना होकर दिल्ली पड़े रहते थे, जी लॉबिंग करते थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम बनेंगे। और कांग्रेस कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी कि जी सरकार निश्चित बनेगी। यही सब कारण रहे। कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो किसी कोई सा भी हो, जब चुनाव से पहले ओवर कॉन्फिडेंस कर लेता है, हाँ जी। तो निश्चित उसको हार का सामना या उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। तो वही आपने कहा ओवर कॉन्फिडेंट, तो आगे की एडवाइस आपकी ये रहेगी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कांग्रेस पार्टी को जी किसी इलेक्शन में। ठीक है सर। सर क्या जो 37 सीट्स, अगर अब हम देखें 2014 से जी 5 सीटें आई सपा की, उसके बाद हम 2017 देखें तो 47 सीट्स आई पूरे विधानसभा में, 2019 देखे तो भी बस 5 सीटें आई, 2022 देखे तो थोड़ा बेटर हुआ लेकिन 100 सीटों पे सिमटी। इस बार इस बार 37 सीट्स और अयोध्या जैसा किला फतेह कर लेना सर, क्या कोई स्ट्रैटेजी थी या ये लक था सर, क्या था ये मतलब? देखिए, ऐसा नहीं है लक था। जी 2022 में भी हमारी सरकार बनती समाजवादी की। जी अब उसमें बहुत से कारण हैं जो नहीं बन पाई, क्योंकि हम लोग विपक्ष में थे।
और कई सीटें हमारी 500 से 2000 वोटों से हारी या हराई गई। मार्जिन बहुत कम था। हाँ, तो वो हमारी सरकार निश्चित बन रही थी। और फिर बात आती है कि जो भी कारण रहा, जी लेकिन 2024 में लोकसभा के चुनाव में भी हमारी 5 सीटें कम आई हैं। 42 आनी चाहिए थी, 37 आई हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन क्योंकि वो भी 5 सीटें बहुत मार्जिन से हमारी हारी हैं। कि तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिला के हमारी पार्टी हमेशा से गरीबों के लिए काम करती है, पिछड़ों के लिए करती है। लेकिन कहीं न कहीं जब कोई नया कोई विचारधारा के संग पार्टी आती है, तो वो एकदम से स्वीप करती है, और बीजेपी ने वैसा ही किया। बिल्कुल बिल्कुल। और जब उस विचारधारा में लोगों को लगता है कि हमारे लिए डेवलपमेंट नहीं है, हमारे लिए कोई स्थान नहीं है, तो वो फिर धीरे-धीरे उससे मोहभंग होता है। सही कह रहे हैं तो आप। ये जो आप 2014, 17, 19 का उदाहरण आप दे रहे हो, तो उसके पीछे कारण यही है कि वो 5 साल पीक के थे। फिर 2022 आता है, हम लोग पे फिर लोगों ने विश्वास करना शुरू जी किया। देशभक्ति आज 2 प्रकार की है, मेरे को इस विषय पे पता है। एक वो वर्ग है जिसे काम भी नहीं चाहिए, और काम अगर गंदा भी हो रहा है तो भी उसे गुणगान करना है। हमारा वोटर वो है ही नहीं। हमारा वोटर वो है जिसे जरूरत है, जो ओके। जो गांव में रहता है या शहरों में दबा कुचला है। जी हमारा वोटर वो है। तो उस वोटर को ऐसा एहसास हुआ 2022 में भी और 2024 में भी कि हम जो समाजवादी पार्टी के संग पहले थे, वहाँ ज़्यादा अच्छे हैं। और फिर देखो, हमें सच्चाई स्वीकारनी चाहिए। आज देश की सारी पार्टी एक हो जाए, जी वो ना धन में, ना किसी चीज में उतनी मजबूत है। हम लोग एक तरह से इतने साल से पुरानी पार्टी हैं, कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस की आर्थिक स्थिति दयनीय है। और जो 10 साल में, 7 साल में एक पार्टी बनती है इस लेवल की, आज वो दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। हाँ, पता नहीं उन्होंने कितनी मेहनत करी, क्या करा, पैसा ये, लेकिन कुल मिला के हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। प्रचार तंत्र जिस पे है वो हमारी पार्टी को बदनाम कर सकता है, अखिलेश जी को बदनाम कर सकता है, जी। लेकिन सच्चाई तो सामने है ना। तो हम लोग कहीं ना कहीं इससे भी मात खाते हैं। तो सर जैसे अभी मैं देख रहा हूँ पीडीए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला निकाला है, उसके काउंटर पे अभी हमने देखा कि बीजेपी ने भी एक फॉर्मूला अपना निकाला है जो अभी हरियाणा में काम करा। बटोगे तो कटोगे। तो सर ये फॉर्मूला आपको लगता है बीजेपी का यूपी में काम करेगा या पीडीए ही भारी पड़ेगा उसमें? नहीं, बीजेपी का ये फार्मूला तो विधानसभा चुनाव में भी था, 80-20। 80-20। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था 80-20। देश का प्रधानमंत्री डिवाइड कर रहे थे। तो ये फार्मूला नया नहीं है। हरियाणा में जो अभी मैंने चर्चा की, जी कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ओ, और मुख्यमंत्री कौन बने, जी इस दौड़ में थे सब लोग। जी। यही सब बातें थी। और जो भी उन पे नेटवर्क अच्छा है, उन पे धन अच्छा है, पैरोल देना उनका सब कुछ काम कर गया। सर मायावती जी की पार्टी के साथ आगे कोई रिश्ता सपा का हो देखो, सकता है कि मैंने वो 19 आखिरी था 2019? सर, ये मेरा चैप्टर नहीं है, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। जी जी मैं जी। आज पहला इंटरव्यू आपको समाजवादी पार्टी पे इसलिए दे रहा हूँ कि आप आ गए। थैंक यू नहीं नहीं, ये सर। मेरा सब्जेक्ट नहीं है। जी जी जी। क्योंकि मैं संगठन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हूँ। अच्छा ठीक मैं है। पार्षद हूँ समाजवादी का, मैं पूर्व प्रत्याशी हूँ। और मेरा 1995 से आज तक का जो सफर है जी एज ए कारपोरेटर एंड बीडीए बोर्ड मेंबर, वो ओके। अर्बन डेवलपमेंट पे है। जी जी शायद मेरे को उस पे प्राउड है अपने पे, जी। कि मेरे को उसमें जो नॉलेज है वो शायद ठीक है। मतलब वो शहर हित के लिए, वो प्रदेश हित के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त है। जी लेकिन आपने
सवाल पूछा तो मैंने आपको जवाब दे दिया। इसके लिए तो जो गठबंधन किससे किसका होगा, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये जाने। वही डिसाइड करें, बिल्कुल। सर तो लाइक जैसे बीजेपी क्लेम करती है, आपका पर्सनल ओपिनियन, कि लॉ एंड ऑर्डर हमने 10 साल में बहुत बेटर कर दिया, माफियाओं को हमने खत्म कर दिया या वो, तो इस क्लेम को आप कितना सही मानते हैं सर? देखिए, अगर एक वर्ग के अनुसार देखो तो वास्तव में उनके अनुसार कोई कमी है ही नहीं, है ना? महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं नहीं। है, और वो ही लोग बेरोजगार हैं। हमारा वाला वोटर तो मेहनत करता है। जो वो वोटर है, मतलब उन्हें सरकारी पेंशन उनके फादर को कांग्रेस के समय की मिल रही है, लेकिन वो खुश बहुत है, बच्चा बेरोजगार है। तो सब कुछ बढ़ा है, कम कुछ नहीं हुआ है। बेरोजगारी चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे। किसी कार्यालय में आप चले जाओ, काम करवा के देख लो, लूट पाट सब कुछ है। बिजली आजकल पूरी आ रही है, पहले आती नहीं थी। ये एक वर्ग का वो है। अ, जो भी देश की सुरक्षा में अटैक हो जाते हैं तो किसी समय पाकिस्तान के टुकड़े करके, सिक्किम को मिला के, गोवा की आज़ादी करा के भी इस देश में कुछ नहीं हुआ। जिस सेना पे जूते नहीं थे, नेहरू पे कलेजा था, चाइना से लड़ गए तो भी कुछ नहीं हुआ। आज सब कुछ हो रहा है, जबकि कुछ कोई ऐसी लड़ाई भी नहीं हुई, कुछ नहीं। जी। तो ये सब एक जो प्रचार तंत्र वाला वर्ग है वो बहुत ताकतवर है। इस देश में हमेशा उसी वर्ग ने शासन किया, चाहे देश की आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे 1989 का आंदोलन हो, चाहे अन्ना हजारे का आंदोलन हो। हमारा वाला तो बेचारा पीछे आ जाता है। जी। तो इसलिए वो लोग बहुत सक्षम लोग हैं। अभी बगैर किस गणेश जी को दूध पिला देते हैं, वो किसी भी बात को बतंगड़ बना सकते हैं। वो किसी का भी कैरियर खत्म करा सकते हैं। तो वो लोग प्रचार तंत्र है, उनके नेटवर्क है, पैसा है, ताकत है, सब कुछ है। जी। उसमें भी दो वर्ग हैं, एक मेरा जैसा वर्ग है जो मिडिल क्लास है। वो लोग उस हमारे वाले वर्ग को भी कुछ नहीं समझते, लेकिन हम घुसते हैं उसमें। तो सर मेरा एक सवाल आपसे और है, ये आने वाले 10 सीटों के उपचुनाव है सर, जी, तो आपका आकलन क्या कह रहा है, क्या रिजल्ट रहेगा सर? देखिए, ये चुनाव देश के आम चुनाव की तरह थोड़ा डिफरेंट, इसमें अंतर होता है। हाँ जी, ये। क्योंकि ये लोकल प्रशासन होता है, लोकल सब लोग होते हैं। जी। तो इसके रिजल्ट को मेरे मैं अपना व्यक्तिगत है, जी। पार्टी का नहीं बोल रहा हूँ, जी। जी। कोई खास बात नहीं होती। अ, अब देखते हैं बाकी जो भी है। जब बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है तो निश्चित है, और नेक टू नेक फाइट में ये चुनाव थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं। तो सर एक आखिरी क्वेश्चन सर, जी। एक आखिरी एडवाइस, हम्म, लास्ट एडवाइस जो आप नीतीश कुमार, अभी कल हमने देखा कि नीतीश कुमार को अखिलेश जी ने बोला कि आप भी जेपी आंदोलन से आए हुए हैं, आप आइए। तो सर आपका एक पर्सनल मैसेज नीतीश जी को सर। नीतीश जी देखिए, बहुत समझदार हैं। जी। किस कारण से बीजेपी में जाते हैं फिर आ जाते हैं, कस्में खा के जाते हैं, कस्में खा के छोड़ते भी हैं। तो उनके बारे में हम टिप्पणी नहीं कर सकते। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सलाह दी जी। वो अच्छी है, लेकिन वो जब तक कुछ ऐसा नहीं होगा कि वहाँ नुकसान उनको लगेगा कि आज ही हो रहा है, तो उसी समय वो निर्णय ले लेंगे। जी। और अगर उन्हें लगेगा अभी नुकसान में 1-2 साल है, तब तक वो वहीं रहेंगे। हाँ। सही है। हम्म, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से सर सारे सवालों के जवाब दिए, एंड बिल्कुल स्पष्ट के तरीके से सर। तो सर आप अपने जो आपने रिसेंटली कुछ काम करे हैं सर अर्बन डेवलपमेंट को लेकर, आप उसका कुछ बताना चाहेंगे सर? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं 2006 से बीडीए बोर्ड का सदस्य निरंतर हूँ, और 2 महायोजनाएं बरेली की जो बनी हैं उसमें मेरा महत्वपूर्ण योगदान है। अच्छा, ओके। बरेली की रामगंगा आवासीय योजना जो ओके। आज हिट है, उसके लिए मैंने एक रोड निकालने के लिए 7 साल बीडीए में संघर्ष किया। जिस दिन वो मेरी बात मानी गई, उस जी। दिन से वो योजना हिट हो गई। ओके, 7 साल आपने जी, संघर्ष जी, किया, सात ओके। साल मैं हर बोर्ड बैठक में कहता था, उसके बारे में आवाज उठाता था। तत्कालीन बरेली विकास प्राधिकरण
प्राधिकरण की अध्यक्षा थी, उपाध्यक्ष, सॉरी, दिव्या मित्तल जी। जब मेरी बात मानी गई तो उन्होंने कहा भी राजेश जी आपकी बात मान ली गई है, मैंने अब आप योजना में सुधार देखना। तो वो उसी दिन से योजना हिट हो गई। क्या बात है। ऐसी टैक्स की लड़ाई, हाउस टैक्स की, हम 2 बार लड़े। एक बार 2015 में लड़े, पूरे 1 साल, सवा साल, तो काफ़ी बातें हमारी शहर हित में मानी गईं। इसी प्रकार अभी पिछले 4 महीने में जून से हम लगातार संघर्ष कर रहे थे, तो हमने सैकड़ों बातें अपने जनता के लिए हित में मनवाई। ओके। नगर निगम में कमनी गार्डन में आज से 5 साल पहले बड़े-बड़े यूकेलिप्टस के पेड़ काटे जा रहे थे, उनके टेंडर हो गए थे। हमने वो रुकवा दिए जो आज तक हैं। 80 पेड़ थे वो। इसी प्रकार सेना बाउंड्री करने आई सिविल इलाके में, और सड़क को मेन जाने की सड़क है उसे छोटा करने जा रही थी, हमने वो रुकवाई अपने अकेले संघर्ष पे। क्या मतलब हम आपको बता नहीं सकते बड़े बड़े छोटे छोटे हमने कितने संघर्ष किए हैं, और हम किसी भी पॉइंट पे मतलब अगर आवाज उठाते हैं तो जब तक उसमें राहत नहीं दिला देते हम शांत नहीं रहते। ऐसे तमाम है। काफी के बहुत अच्छा हाँ, संघर्ष रहा है सर। चलिए सर, हम उम्मीद करेंगे आगे भी आपसे लोगों को देश की आपकी सेवा लोगों को प्राप्त होती रहे सर। बिल्कुल। और ऑल द बेस्ट सर 10 थैंक सीटों यू, के थैंक चुनाव यू। के लिए सर। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। थैंक यू सो चलिए, मच सर। थैंक यू। थैंक यू।